Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the alkyl radicals. In previous video we have studied about the hydrocarbons in which we studied alkanes and the type of carbon atoms, 1 degree carbon atom, 2 degree carbon atoms and so on. आज हम पढ़ेंगे alkyl radicals क्या होते हैं। याद है दोस्तों, मैंने बताया था कि प्रोपेन से लेकर के आगे के जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन क्यों कहते हैं। तो उसका हम आंसर देने वाले हैं यहाँ पे कि क्यों कहते हैं इसका, उसका एन क्यों नाम है। तो उससे पहले हम थोड़ा अल्काइल रेडिकल के बारे में जानते हैं। रेडिकल कहते हैं दोस्तों कोई ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास हो, उसको फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो यहाँ पर अल्काइल में से जैसे देखिए मिथाइल है, ये मीथेन से बनता है। तो कार्बन का एक बॉन्ड खुला है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है अभी भी बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो ये क्या बन गया, ये रेडिकल बन गया। तो इसको इस रेडिकल को कहते हैं अल्काइल रेडिकल, जिसमें से ये है मिथाइल रेडिकल। तो रेडिकल कहते हैं कम से कम जिसके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स हो अभी मौजूद बॉन्ड बनाने के लिए, उसको हम रेडिकल कहते हैं। तो अल्काइल ग्रुप्स भी रेडिकल फॉर्म करते हैं जिसको हम अल्काइल रेडिकल कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1। अल्केन का क्या होता है, CnH2n+2, उसमें से एक निकाल दीजिए हाइड्रोजन, क्या बचेगा CnH2n+1, अल्काइल ग्रुप का ही हो जाएगा। तो अब क्या करिए, जो आप इसका नाम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो जो मीथेन था उसमें से एन हटा दीजिए और आइल जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, YL, आइल, क्या हो जाएगा मिथाइल। इथेन से एन हटा करके YL जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा इथाइल। उसी तरीके से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, इस तरीके से सबके नाम होंगे, आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें याद करने वाली बात यह है कि मीथेन और इथेन के दो ही रेडिकल्स होंगे। आप एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, CH3 बना, मतलब कि ऐसे मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास अभी, एक बॉन्ड इसका खाली है। अगर इथेन का देखें तो CH3 ये होता है। तो आप चाहे इस कार्बन वाले से हाइड्रोजन को निकालें या इस कार्बन वाले से निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिससे भी निकालेंगे, सपोज करिए इससे निकालेंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2, एक बॉन्ड खाली। अगर इससे निकालेंगे तो भी ये वही होगा, इसी को तो उल्टा घुमाया हुआ है। तो ये दोनों सेम ही है, मतलब कि मीथेन और इथेन का एक ही आपका अल्काइल रेडिकल्स होगा, जिसको मिथाइल रेडिकल्स और इथाइल रेडिकल्स कहेंगे। लेकिन जैसे इससे आगे बढ़ेंगे, प्रोपाइल के दो रेडिकल्स हो जाते हैं। तो जिसमें से एक को कहते हैं एन प्रोपाइल और दूसरे को कहते हैं आइसोप्रोपाइल। अब किसको कहेंगे एन प्रोपाइल और किसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल, आइए देखते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इथेन प्रोपेन का, तो प्रोपेन के स्ट्रक्चर में CH3 CH2 CH3 ये होता है ना। तो अब इसमें इसमें तो क्या था, ये भी 1 डिग्री कार्बन था, ये भी 1 डिग्री कार्बन था, ये तो 1 डिग्री कार्बन आया था ही। लेकिन अब इसमें देखो, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। 2 डिग्री क्यों, क्योंकि दोनों तरफ किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये वाला कार्बन एक ही तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन एक ही तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 1 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बन है। तो याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा 1 डिग्री कार्बन से, तो उसको कहेंगे एन प्रोपाइल, एन अल्काइल। क्या कहेंगे उसको, एन अल्काइल कहेंगे। जब 1 डिग्री कार्बन से वो हाइड्रोजन रिमूव होगा तो एन अल्काइल। लेकिन जब हाइड्रोजन का रिमूवल अगर 2nd डिग्री कार्बन से होता है तो उसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। पढ़ते हैं दोस्तों उसको आइसोप्रोपाइल। यहां से देखिए, तो यहाँ 1 डिग्री कार्बन से निकला था, अगर इधर से भी निकालेंगे तो सेम बात पड़ेगी, उसी चीज को घुमा दीजिए तो इधर चला आएगा वो। 1 डिग्री कार्बन से जब हाइड्रोजन निकला तो क्या उसको कहते हैं एन प्रोपाइल कहते हैं। लेकिन जब हम 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो उसको क्या पढ़ा जाता है, आइसोप्रोपाइल पढ़ा जाता है। अब कभी मत कंफ्यूज होइएगा दोस्तों, ये है आपका
ऐसे आप देख सकते हैं। या तो आप इधर वाला, अब ये बात नहीं है कि इनमें से कोई भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई निकलेगा तब तो एन प्रोपाइल होगा, लेकिन इन दोनों में से जैसे कोई निकलेगा वो क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, आइसो जो प्रीफिक्स लगा है प्रोपाइल के पहले, इसके पीछे कोई हाइफन नहीं है। कई लोगों को देखा जाता है कि वो ऐसे नाम लिखते हैं, जो कि वेरी वेरी रॉन्ग है। आप कभी भी बीच में स्पेस या हाइफन जैसी कोई चीज नहीं देखेंगे, लिखेंगे, हमेशा एक साथ लिखेंगे इस चीज को। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब इस कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर को? तो देखिए, कंडेंस्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे हम। एन प्रोपाइल को जब भी लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। कोई भी कहेगा कि एन प्रोपाइल क्या होता है, तो आप फटाक बिना सोचे समझे लास्ट वाले में एक बॉन्ड छोड़ दीजिए आप, एन प्रोपाइल हो गया। लेकिन जैसे ही कहेगा आइसो प्रोपाइल लिखना है तो बीच वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए और लास्ट के दोनों कार्बन सेटिस्फाइड होने चाहिए, ऑक्टेट उनके पूरे होने चाहिए, तो ये आइसो प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये फर्स्ट डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकला, ये सेकेंड डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकला। ठीक है, चलिए अब थर्ड कैटेगरी के आते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि ये तो प्रोपेन का था, ब्यूटेन का केस देख लेते हैं कि ब्यूटेन क्या क्या केस है। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर एक बार लिख लेते हैं। 4 कार्बन होगा, तो देखिए ये होगा ऐसे, ये है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए ये क्या क्या है, कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। ये कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। ये कैसा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है ना, सॉरी क्षमा करिएगा, 2 डी कार्बन है। तो जब आप 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या होगा, एन ब्यूटाइल। नोमेनक्लेचर देख लीजिए दोस्तों, ये क्या है, एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बताए थे, जब एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ब्यूटेन में से एन हटा दीजिए और क्या ऐड कर दीजिए, वाईएल ऐड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, ब्यूटाइल। और अगर फर्स्ट डिग्री का हाइड्रोजन बाहर निकला है तो क्या लिखेंगे, एन ब्यूटाइल। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे, हटाएंगे, जैसे चाहे आप यहाँ वाला हाइड्रोजन को हटाएं या यहाँ वाला हाइड्रोजन को हटाएं, दोनों सेम पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि अगर यहाँ वाला हटाएंगे तो इसको घुमा दीजिए, फिर से यही मिल जाएगा। तो चाहे इस सेकेंड डिग्री वाले कार्बन को हटाएं या इस सेकेंड डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएं, कार्बन को नहीं हटाना, हाइड्रोजन को हटाना है, तो वो क्या बनेगा, यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या कहते थे हम, आइसोप्रोपाइल। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। याद रखिएगा, आइसो किसके लिए इस्तेमाल होता था, किसके लिए इस्तेमाल होता था, प्रोपेन के लिए, आइसोप्रोपाइल। लेकिन जब यही बात ब्यूटेन के लिए आई तो उसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं, क्योंकि सेकेंड डिग्री कार्बन से निकला है। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्यूटेन का एक और आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। अब ये तो सेकेंड डिग्री कार्बन रिमूवल हो गया, ठीक है ना। चलिए, कार्बन नहीं, हाइड्रोजन याद रखिएगा दोस्तों, अगर कहीं कार्बन बोला जाता है तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि नहीं वो। अब ब्यूटेन में एक टर्शियरी कार्बन भी होता है, कैसे होता है आइए देखते हैं। क्या हो जब ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखें। अब आइसोब्यूटेन, हम लोग आइसोब्यूटेन जानते हैं क्या होता है दोस्तों, आइसोब्यूटेन होता है, याद रखिए। सपोज करिए कि आइसोप्रोपाइल में ये क्या है, आइसोप्रोपाइल है, यहाँ पर एक ग्रुप जोड़ दीजिए, इस कंपाउंड का नाम है दोस्तों आइसोब्यूटाइल। क्यों है इसका आइसोब्यूटाइल, क्योंकि सेकेंड डिग्री कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जब सेकेंड डिग्री कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, किसमें, आइसोप्रोपाइल में, सेकेंड डिग्री कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है किसमें, आइसोप्रोपाइल में, तो उसका नाम हो जाता है आइसोब्यूटाइल।
इसीलिए ऊपर वाला केस हमने देखा कि यहाँ पर इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल, न कि क्या, न कि इसका नाम है आइसोब्यूटाइल। ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर अब बिल्कुल अलग हो जाएगा। मतलब कि अब इस वाले में से ये स्ट्रक्चर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये कैसा कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ये कैसा कार्बन, सेकेंड, देखिए 3 डिग्री कार्बन है, ये कैसा कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ये कैसा कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। तो जब आइसोब्यूटेन के फर्स्ट डिग्री वाले कार्बन से आप हाइड्रोजन को निकालेंगे, याद रखिएगा, आइसोब्यूटेन के, नॉट ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन के 1 डिग्री से तो एन ब्यूटाइल होता है, अगर ब्यूटेन के सेकंड डिग्री वाला कार्बन तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। लेकिन जब आइसोब्यूटेन के फर्स्ट डिग्री कार्बन से आप हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, आइसोब्यूटाइल मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस बात को आप याद रखिए कि आइसोब्यूटाइल कब मिलेगा, जब हम आइसोब्यूटेन के फर्स्ट डिग्री कार्बन को हटाएंगे, तब मिलेगा आपको आइसोब्यूटाइल। अभी वाला हाइड्रोजन यहाँ से भी हट सकता है और यहाँ से भी हट सकता है दोस्तों, क्योंकि तब फिर ये ब्रांच्ड चेन के रूप में चला जाएगा और ये मेन चेन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी हटा सकते हैं, तब ये मेन चेन चला जाएगा और ये ब्रांच्ड चेन हो जाएगा। फिर आप कुछ और नहीं बल्कि इसको सिर्फ घुमा दीजिए तो वही चीज आ जाएगा। अब ये तो हो गया आइसोब्यूटाइल कहेंगे। अब इसमें एक और नाम आता है, क्या हो, जब हम इस वाले हाइड्रोजन को हटाएं, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था 3 डिग्री वाला, इसको हटाएं, तो जब 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाएंगे तो जो आपका स्ट्रक्चर मिलता है उसको टर्शियरी ब्यूटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल कहते हैं। और टर्शियरी अब किसमें से हटाना है 3 डिग्री कार्बन, आइसोब्यूटेन में से हटाना है। इसका मतलब ये है कि और आइसोब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल ये किसके डेरिवेटिव है, मतलब किससे बने हैं, आइसोब्यूटेन से। ठीक है। और एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल ये किसके डेरिवेटिव है दोस्तों, ब्यूटेन के। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, VVVVII। आप ये स्ट्रक्चर भूलने में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो कितने हो गए ग्रुप ब्यूटेन के, 4 ग्रुप हो गए, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। देयर इज अ 4 स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। एक ही ब्यूटेन के देखिए दोस्तों क्या क्या स्ट्रक्चर हो गया, देख रहे हैं ना। अब इसी तरीके से ब्यूटेन के आगे जितने होंगे आप सबका निकालते रहिए। एक हम देख लेते हैं क्वाटरनरी कार्बन के लिए, मतलब 4 डिग्री कार्बन से जब हटाएंगे तो क्या होगा, तो वो तो आपको ब्यूटेन में दिखेगा नहीं, वो तो आपको पेंटेन में दिखेगा, दिखेगा ना पेंटेन में। तो आइए आप देख लेते हैं पेंटेन में। तो एन पेंटाइल कब होगा, जब पेंटेन से 1 डिग्री कार्बन निकलेगा। ठीक है। आइसोपेंटाइल कब होगा, याद रखिएगा, आइसोपेंटाइल तो आइसोपेंटेन से, याद रखिएगा, आइसोपेंटेन से 1 डिग्री कार्बन, जब 1 डिग्री कार्बन से जब हाइड्रोजन निकलेगा, देख रहे हैं ना, आइसोपेंटेन था ये, उसी से 1 डिग्री कार्बन निकला है, तब क्या होगा आइसोपेंटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल कब होगा, तो पेंटेन से जब सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन बाहर आएगा, सेकेंड डिग्री कार्बन पर लगा हुआ जो हाइड्रोजन बाहर आएगा, तब सेकेंडरी पेंटाइल होगा। टर्शियरी पेंटाइल क्या होगा दोस्तों, तो टर्शियरी पेंटाइल कब होता था, याद करिए, तो आइसोपेंटेन से, ये वाला आइसोपेंटेन जिससे आपका ये बना है आइसोपेंटाइल बना, यही वाला स्ट्रक्चर यहाँ है ना, तो इसी कार्बन से इस हाइड्रोजन को निकाल दीजिए। ठीक है ना, मतलब कि 3 डिग्री कार्बन को आप निकाल दीजिए तो क्या मिलेगा, टर्शियरी पेंटाइल। अब एक हमारा रह गया नियोपेंटाइल, तो आइए देख लेते हैं कि नियोपेंटाइल कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं और यहाँ अच्छे से नियोपेंटाइल के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए,
तो नियोपेंटाइल जो होता है दोस्तों, वो 4 डिग्री कार्बन से आपको मिलेगा। तो 4 डिग्री कार्बन कब होगा? जब एक कार्बन चारों तरफ से अपने कार्बन से घिरा हुआ हो, एक बॉन्ड खाली होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? तो नियोपेंटाइल कहता है कि इसमें भी हम क्या करेंगे, कि वो कार्बन जो 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, क्या हो? वो कार्बन जो 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 डिग्री कार्बन है ना, तो इस 4 डिग्री कार्बन से कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 1 2 3 4। अब इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को आप निकाल दीजिए, चाहे यहां से निकालिए, चाहे यहां से निकालिए, चाहे यहां से निकालिए, चाहे यहां से निकालिए, जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो नियोपेंटाइल होगा। आ गई बात समझ में दोस्तों? क्या? कि उस कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है जो कार्बन एक 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, बॉन्ड बनाया हुआ हो। ठीक है ना? ये बात है आपका। चलिए, ठीक है दोस्तों। अब यही चीज यहाँ पर बार-बार बता रहा है, ये क्या है? आइसोब्यूटेन है, ये क्या है? आइसोपेंटेन है। अगर हम हटा देते हैं तो अब इसमें कोई रेडिकल नहीं, अल्काइल रेडिकल नहीं है, तो इस कंपाउंड को हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। कब? जब सेकेंडरी कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको कहते हैं ब्यूटेन। जब सेकेंडरी कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, किसमें? मीथ इथ प्रोब्यूटेन में, 5 कार्बन हो गया, पेंटेन हो गया, तो इसको कहते हैं आइसोपेंटेन। और ये है आइसोहेक्सेन। तो आइसो कब लगाते हैं, याद रखिएगा। आइसो लगाते हैं जब सेकेंड डिग्री कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, मतलब सेकेंडरी कार्बन से कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तब हम आइसोब्यूटेन लगाते हैं। ठीक है? आइसो उसका नाम दिया जाता है। ठीक है? सेकेंडरी ब्यूटाइल वो रेडिकल था, याद रखिएगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल इज अ रेडिकल, नॉट सेकेंडरी ब्यूटेन। देयर इज नो कंपाउंड सेकेंडरी ब्यूटेन, बट देयर इज अ कंपाउंड आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन। वो क्या था? सेकेंडरी प्रोपेन, सेकेंडरी ब्यूटेन। दिस इज अ रेडिकल, अल्काइल रेडिकल। ठीक दोस्तों? चलिए, अब एक नोट है, इसको ध्यान से देखिएगा सभी लोग। नोट बरसने वाले हैं यहाँ पर। नोट क्या है? कह रहा है कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंपाउंड्स आर रिटन विद अ डैश बिटवीन सेक एंड टर्स, नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप। जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। आइसो नियो कंपाउंड्स आर रिटन एज वन वर्ड। तो देखिए, आइसो में जैसे आइसोप्रोपेन, आइसोब्यूटेन लिखना हो, तब हम डैश का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हाइफन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जैसे सेकेंडरी लिखना हो, टर्शियरी लिखना हो, तब आप इस्तेमाल करेंगे हाइफन का। जैसे सेकेंडरी एंड जैसे सेकेंडरी आपका कंपाउंड का नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है? जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल, जैसे ये रेडिकल, मतलब कि इसमें कुछ अभी आएगा आगे, कहने का मतलब ये है, कुछ न कुछ एलिमेंट ऐड होगा। तो अब हम एब्रिविएशन कैसे इस्तेमाल करेंगे अल्काइल के लिए? तो ये मिथाइल के लिए, हम मिथाइल के लिए जब भी नोमेनक्लेचर करना होगा तो मिथाइल के लिए सिर्फ एम ही लिख देंगे, तो समझ में आ जाएगा कि वहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इथाइल के लिए सिर्फ ईटी लिखेंगे, इसका मतलब इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। प्रोपाइल के लिए पीआर लिख देंगे, इसका मतलब प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ब्यूटाइल के लिए सिर्फ बीयू लिख देंगे, इसका मतलब ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों? तो ये था क्या? हाइड्रोकार्बन में हमारा पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये हो गया यहाँ पर खत्म। अब हम आगे पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे क्या? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर आपको किसी तरीके की कोई समस्या हो रही हो समझने में, हमारे इस वीडियो को बार-बार देखिए आप। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करिए। वीडियो देखने के लिए सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।